गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे हेलिकल पाथ तक, दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमने सर्कुलर पाथ का मोशन देखा, फिर हेलिकल पाथ का मोशन देखा। इसके बाद हमें पढ़ना है वेलोसिटी सेलेक्टर। नेक्स्ट स्टडिंग वेलोसिटी सेलेक्टर। तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी सेलेक्टर का मतलब कि ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अगर ट्रेवल कर रहे हों इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें से किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को उस ग्रुप से अलग कर लिया जाए, तो उसी को कहा जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर। तो वेलोसिटी सेलेक्टर मीन्स ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें से किसी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल को क्या किया जाए? उस ग्रुप में से अलग कर दिया जाए, सेपरेट कर लिया जाए, तो उसी को कंडीशन को हम कहेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर। तो इसमें अब लिखेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर में, इफ ए चार्ज पार्टिकल Q, if a charge particle Q moving with velocity V, moving with velocity V in presence of electric and magnetic field both, then तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? लॉरेंज फोर्स कहेंगे, जिसको हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो उसी फोर्स का हम वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे। तो इफ ए चार्ज पार्टिकल Q मूविंग विद वेलोसिटी V इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, देन Lorentz force acting on charge particle कितना लॉरेंज फोर्स एक्ट करेगा उस चार्ज पार्टिकल पे? F इक्वल टू QE, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स, प्लस Q V cross of V, this is magnetic force. So the sum of electric and magnetic force will be combinedly called Lorentz force. तो ये यहाँ तक हम नोट कर लेंगे। इसके बाद एक फिगर बनाना है, जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कैसे हमारा वेलोसिटी सेलेक्टर का कंडीशन एराइज होगा। तो यहाँ तक नोट करेंगे पहले। तो लॉरेंज फोर्स will be given by F equal to QE, that is electric force, plus QV cross of B, that is magnetic force. तो वेलोसिटी सेलेक्टर के लिए हमें यही दोनों फोर्स को, जो एक इलेक्ट्रिक है दूसरा मैग्नेटिक है, उसको अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में कर दें, दोनों को इक्वल और अपोजिट कंडीशन एराइज कर दें, तो हमारा ये वेलोसिटी सेलेक्टर कंडीशन मिल जाएगा। तो हमें इसके बाद यही करना है। इसके बाद नेक्स्ट, तो इसके लिए हमें एक फिगर बनाना होगा जो वेलोसिटी सेलेक्टर कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें क्या है, एक XYZ एक्सिस है, इधर हमने मान लिया X एक्सिस, इधर Y एक्सिस और इधर Z एक्सिस। इस तरह से 3 परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, और एक चार्ज पार्टिकल Q है जो V वेलोसिटी से X एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, और Y एक्सिस के अलॉन्ग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर लगाएंगे, और Z एक्सिस के अलॉन्ग हमारा मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, दैट इज B। तो ये Z का मतलब होगा कि ये इस तरह से ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, Z के रिगार्डिंग। चार्ज पार्टिकल X एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। तो
तो अभी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे इस फिगर से। तो ये जब चार्ज पार्टिकल क्यू वे वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाइड है, तो ये चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कम इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये देखेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स देखने के लिए जैसे हम ऐसे दिखा दें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब होता है इधर प्लस ये माइनस। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स कहाँ से लगेगा, नेगेटिव साइड से। तो नेगेटिव साइड इसको फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है विल बी अलोंग वाई एक्सिस। तो एफ कौन सा होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक, तो हमने एफ ई सिंबल दे दिया, एफ ई। तो ऊपर की तरफ क्यों लग रहा है, यहाँ से हम बताएं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो नेगेटिव साइड में ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा ड्यू टू फोर्स। तो ये फोर्स एफ ई दिखा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के नाते इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग गया, मतलब फील्ड के अलॉन्ग ही है। इसी तरह से हम फिर अब इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स देखेंगे किस डायरेक्शन में लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स, इसके लिए हम फार्मूला हमारे पास है इक्वल टू क्यू बी क्रॉस ऑफ बी वेक्टर फॉर्म में। तो क्यू बी क्रॉस ऑफ बी, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा, बी फील्ड किधर है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। जो जेड एक्सिस इधर होगा तो हम कैसे देखेंगे कि क्यू वी क्रॉस ऑफ बी, तो ये क्यू वी इधर होगा क्रॉस बी, तो फोर्स जो होगा मैग्नेटिक वो नीचे आ जाएगा। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्यू वी, फिंगर को इस तरह क्यों रखे हैं, क्योंकि बी हमारा इस डायरेक्शन में है। तो क्यू वी क्रॉस बी, फोर्स किधर लग जाएगा, जस्ट डाउनवर्ड। इस फॉर्म से हम देख सकते हैं कि इस पर फोर्स क्यू वी क्रॉस बी, क्योंकि बी जेड एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस इधर है, तो क्यू वी क्रॉस बी तो थंब विल बी डाउनवर्ड। तो फोर्स हमारा जो मैग्नेटिक होगा वो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इस तरह से फिगर बना देंगे, ये समझने के लिए था। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर ये दोनों फोर्स को इक्वल कर दिया जाए तो उससे हमारा एक पर्टिकुलर कंडीशन मिल जाएगा जो हमें वेलोसिटी सेलेक्टर के लिए चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स तो क्या रिजल्ट होगा वही हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि इफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर इन दोनों का इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए तो क्या होगा, तो फिगर के बाद अब हमें लिखना है इफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, दोनों फोर्स को इक्वल कर दिया, दैट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए तो क्या होगा, दोनों फोर्स को इक्वल करना, दैट इज एफ ई इज इक्वल टू एफ एम, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड में वैल्यू क्या होती है, क्यू इंटू ई। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू यहाँ अगर देखें तो थीटा 90 केस पे है, वी क्रॉस बी, तो मैग्नीट्यूड में वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू वी इंटू डी। इन मैग्नीट्यूड दोनों वैल्यू लिखें तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाई वेलोसिटी वी इक्वल टू ई बाई बी। ये हमारा वेलोसिटी सेलेक्टर का कंडीशन आ गया और यहीं तक करना था हमें, v इक्वल टू ई बाई बी। तो यहाँ तक नोट कर लेंगे, ये पूरा भी हो गया। अब यही समझना कि v इक्वल टू ई बाई बी क्या मतलब है, यहाँ v इक्वल टू ई अपान बी। तो यहाँ तक लिख चुके हैं। अब इसमें देखना कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही कि अगर ग्रुप ऑफ
परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में मूव कर रहे हैं, तो उसमें से वो पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर हो जाएगी, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स में से जिस पार्टिकल की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के इक्वल हो जाएगी, वही पार्टिकल सेलेक्ट हो जाएगा, उसी को हम सेलेक्ट कर पाएंगे। बाकी सब क्या होंगे, अनसेलेक्टेड होंगे। तो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये v की वैल्यू क्या होगी, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पता रहेगा कितना हमने अप्लाई किया है, उसका रेशियो पता रहेगा। तो जितना वो रेशियो आएगा, जिस चार्ज पार्टिकल की वैल्यू उसके बराबर होगी, वही चार्ज पार्टिकल सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी जब चार्ज पार्टिकल क्या है, मूव्स कर जाएंगे, वो उनके ऊपर फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट कर सकते हैं। 10 फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स तो इससे क्या रिजल्ट मिला कि ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स में से पार्टिकल whose velocity is b equal to E by B will be selected। यही पार्टिकल जो इस रेशियो के इक्वल हो गई है अपन बी के, वही खाली सेलेक्ट होगा, बाकी सब अनरिफ्लेक्टेड निकल जाएंगे। तो इस तरह से ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स में से किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस अरेंजमेंट का यूज हम करते क्या हैं, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, जबकि ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे। तो यहाँ तक नोट कर लेंगे, पूरा हो गया। अब हमें इसके बाद पढ़ना है साइक्लोट्रॉन। व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? तो इसको हम समझाते चलेंगे, ज़्यादा इसमें लिखना नहीं, लिखने के लिए नोट्स है। तो साइक्लोट्रॉन है क्या? साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस विच इज यूज टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल अप टू हाई स्पीड। इसका यूज क्या होता है, किसी चार्ज पार्टिकल को हाई स्पीड तक एक्सेलरेट करने के लिए यूज किया जाता है। और हाई स्पीड गेन करने के लिए उसको हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से स्पाइरल पाथ में मूव कराते हैं, जिससे फाइनली लार्ज स्पीड गेन कर लेता है। इसका मेन पर्पज क्या है साइक्लोट्रॉन का? तो साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस विच इज यूज टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल अप टू हाई स्पीड। ये इसका मेन पर्पज है यहाँ पे हमारा साइक्लोट्रॉन डिवाइस का। इसके लिए हमें एक फिगर बनाना है, जो बुक में भी दिया है, कि कैसे चार्ज पार्टिकल को ये साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट करता है। अब उसके बाद इसका डिस्कवर किसने किया था? साइक्लोट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय ए.ओ. लॉरेंस एंड एम.एस. लिविंगस्टन इन 1934। दो साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवर किया था। तो साइक्लोट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय एम.एस. लिविंगस्टन। तो उन लोगों ने इसका क्या किया था? डिस्कवर किया था। तो इसमें साइक्लोट्रॉन का हम फिगर बनाएंगे, जिससे पता चलेगा कि कैसे क्या यहाँ पे अरेंजमेंट है। और साइक्लोट्रॉन से जो चार्ज पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज की जाती है, उसका यूज क्या होता है? टू इन्वेस्टिगेट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का स्टडी करने के लिए साइक्लोट्रॉन से जो चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ाई जाती है, उसका यूज करते हैं। तो अब साइक्लोट्रॉन में सबसे पहले इसका फिगर देखते हैं कि कैसे क्या अरेंजमेंट होता है और कैसे चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है और वर्किंग क्या है और इसका यूज क्या है। तो इसके लिए साइक्लोट्रॉन डिवाइस के लिए
दो मेटल के डी शेप में कंटेनर होते हैं, विच इज इन डी शेप, दो मेटल कंटेनर। अब यह कि डी शेप में क्यों रखे जाते हैं, ये मेटल के क्यों लिए जाते हैं ये कंटेनर जो डी शेप के हैं, जिससे कि इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क ना करे, ओनली मैग्नेटिक फील्ड वर्क करे। हमें पता है पहले से कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो इसीलिए हमने इसको मेटल का लिया है, जिससे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ना लगे। इसी तरह ये भी मेटल का डी शेप का कंटेनर है, तो इसमें अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा इस रीजन में लगेगा, जो हम यहाँ अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। अब उसके बाद इसका नाम होता है D1, डी है तो D1 और ये D2, दो नाम रख दिया गया D1 D2। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमें सप्लाई करना रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको कहा जाता है ऑक्सीलेटर। एक डिवाइस यूज किया जाता है चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या यहाँ सप्लाई कर, ऑक्सीलेटर। तो ऑक्सीलेटर इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं फिक्स होएगा कि एक बार प्लस माइनस ये पॉजिटिव पोटेंशियल है नेगेटिव। ये एक्सीलेटर के हेल्प से हम यहाँ पे पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं, एक बार यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव। तो इसलिए हमने ऑक्सीलेटर यूज़ किया है। उसके बाद क्या करेंगे, इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम 3D में देखें तो जैसे ये डिवाइस ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है, तो ऊपर मान लिया हमारा नॉर्थ पोल मैग्नेट का हो गया और नीचे से साउथ पोल हो गया, उसके बीच में अरेंजमेंट है। तो ऊपर नॉर्थ पोल इस तरह से 3D के दे, ये ऐसे नॉर्थ पोल और नीचे ऐसे साउथ पोल और बीच में ये इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन में अरेंजमेंट रहेगा, जिससे नॉर्थ से साउथ क्या क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो हम चाहे नॉर्थ ऊपर रखें या साउथ ऊपर रखें, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का इसी अरेंजमेंट से क्रिएट करेंगे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में लग रहा है प्लस माइनस, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगा या परपेंडिकुलरली अपवर्ड होगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का अरेंजमेंट करेंगे। अब इसके बाद इस पूरे चैम्बर को कि क्या करेंगे, एक चैम्बर से ढक देंगे इस पूरे अरेंजमेंट को, जिससे कि जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे होगा वो एयर मॉलिक्यूल से कोलिजन ना करे। तो एक इवैक्यूएटेड चैम्बर से क्या करेंगे, इस अरेंजमेंट को चारों तरफ से कवर कर देंगे, जिसमें वैक्यूम क्रिएटेड रहेगा, एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। तो इसके लिए एक चैम्बर बना देंगे, इसके बाहर इससे पूरा इसके अंदर का जो रीजन है वो इवैक्यूएटेड होगा, एयर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर नहीं होंगे। अब इस अरेंजमेंट का मतलब कि इसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। तो एक इवैक्यूएटेड चैम्बर क्रिएट किया गया है जिससे कि इसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स ना हो। तो एयर मॉलिक्यूल्स सब बाहर निकाल दिए जाएंगे इसके। तो ये अरेंजमेंट हुआ अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स दोनों फील्ड को परपेंडिकुलर यूज करते हैं टू एक्सीलरेट द चार्ज पार्टिकल्स। उसके बाद एक इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर रखते हैं। इससे क्या रीजन है, जिससे कि जो चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उनका एयर मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन ना हो, क्योंकि अगर वो कोलिजन करता रहेगा तो अपनी एनर्जी लॉस करता जाएगा। तो कोलिजन नहीं होने के लिए हम लोग एक इवैक्यूएटेड चैम्बर क्रिएट कर दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे। चार्ज पार्टिकल मान लिया हमारा प्रोटॉन, जनरली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम एक्सीलरेट करते हैं। प्रोटॉन है हमारा मान लिया यहाँ पे। तो जैसे इसको रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से क्या करेगा, ये मूव करेगा और स्पाइरल पाथ में मूव करते हुए फाइनली क्या होगा, इस डिवाइस से बाहर आ जाएगा और वो मैक्सिमम स्पीड गेन कर लेगा। तो अब ये तो फिगर का अरेंजमेंट हो गया।
अब अगर हम इसका देखें प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल इसका क्या है कि द टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड और रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिसको हम पीछे डिराइव भी किए थे रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल में आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। वहाँ से हम टाइम पीरियड भी निकाले थे, तो टाइम पीरियड अगर निकालें 2 पाई आर बाई वी करके, तो उसकी टाइम पीरियड की एक वैल्यू आती है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, द टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड और रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्योंकि जो टाइम पीरियड में टर्म आएगा 2 पाई आर बाई वी से हम देख सकते हैं 2 पाई इंटू आर, मतलब 2 पाई आर की वैल्यू एम, वी से भी कैंसिल क्यू बी, तो इसमें कहीं रेडियस और स्पीड का टर्म नहीं आ रहा है, तो इसी के बेसिस पे इसका प्रिंसिपल लिखा जाता है, द टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड और रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो ये इसका प्रिंसिपल लिख देंगे हम। अब प्रिंसिपल के बाद आता है, तो इसमें क्या क्या साइक्लोट्रॉन हेडिंग में लिखे, उसके बाद इसका प्रिंसिपल, फिर इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम ये फिगर बना रहे थे, और कैसे ये वर्किंग करता है इसको हम यहाँ लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ये दो चीज़ अभी हमें देखना है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए इतना फिगर का अरेंजमेंट दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसके बाद चार्ज पार्टिकल घूमेगा कैसे, जैसे यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का अरेंजमेंट करेंगे, तो यहाँ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फोर्स खाली एक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खाली इस रीजन गैप बिटवीन 2 डीज। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से मान लिया चार्ज पार्टिकल इधर आया, फिर जैसे इसमें इंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड का अरेंजमेंट होगा कंटेनर के अंदर, D1 D2 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग वो रूल अप्लाई कर सकते हैं QV क्रॉस ऑफ B, तो QV क्रॉस ऑफ B, तो नीचे फोर्स लग जाएगा। तो हम यहाँ पर जो फील्ड का अरेंजमेंट किए रहेंगे वो डॉट फील्ड होगा, मतलब हमारा जो फील्ड लगा हुआ परपेंडिकुलरली अपवर्ड। तो एक जगह हम दिखा दिए हैं कि डॉट फील्ड, तो इस फील्ड के अकॉर्डिंग चार्ज पार्टिकल इस डीज में इंटर करके ऐसे क्या करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। क्यों घूमेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 90 डिग्री पे इंटर किया तो जानते हैं हम सर्कुलर पाथ गेन करता है। फिर उसके बाद यहाँ आएगा, यहाँ इसको क्या होगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी हाफ कंप्लीट साइकिल के बाद, हाफ साइकिल के बाद, और ये फिर इधर मूव करेगा, फिर इसके बाद इसमें सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, और इस तरह से फाइनली वो एक स्पाइरल पाथ बनाते हुए डी से बाहर निकलेगा। यहाँ एक डिफ्लेक्शन प्लेट का अरेंजमेंट होता है, कहते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट। जिससे चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता है और फिर यहाँ से बाहर आ जाता है। ये इसका बाहर दिखाया गया कि किस तरह से बाहर आए। डिफ्लेक्शन प्लेट से डिफ्लेक्ट हुआ तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे अब चार्ज पार्टिकल है, बाहर आया, और यहाँ से ये एग्जिट पोर्ट है जिससे बाहर निकला है। यहाँ इस अरेंजमेंट को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे नाम, एग्जिट पोर्ट। तो इस तरह से चार्ज पार्टिकल का एक स्पाइरल पाथ बना हुआ है जिसमें घूमते हुए फिर फाइनली बाहर निकल जाएगा। तो ये फिगर समझाने के लिए इतना ये दिखा रहे हैं कि कैसे ये घूमता है, कैसे क्या अरेंजमेंट हुआ है। तब इसमें हम देखें फिर से स्टार्टिंग से कि जैसे चार्ज पार्टिकल को सेंटर पे रखेंगे, मान लिया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है,
और इस समय जो यहाँ पोलैरिटी दी गई है ऑक्सीलेटर से, यहाँ इस साइड में पॉजिटिव है, इस साइड में नेगेटिव है। तो ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होने के नाते नेगेटिव साइड में जाएगा, यहाँ तक आया इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस से। फिर उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स से सर्कुलर पाथ में मूव किया, हाफ साइकिल पूरा किया, और इसमें ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, वेरिएबल स्पीड से नहीं। फिर जैसे ही हाफ साइकिल पूरा किया, पोलैरिटी अगेन चेंज हो जाएगी। इस तरह सेट करते हैं डिवाइस का अरेंजमेंट यहाँ माइनस। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या होगा, अब यहाँ से फिर यहाँ होगा और एक्सीलेट करते हुए आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सीलेट होगा ये फिर इक्वल टू QE से। तो यहाँ पे आया, इसके बाद फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इस तरह मूव किया, तो क्या होगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। जैसे ही हाफ साइकिल पूरा हुआ, फिर ये पोलैरिटी क्या होगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो प्लस इधर माइनस इधर, तो ये चार्ज पार्टिकल प्लस से माइनस की तरफ एक्सीलरेटेड मोशन से जाएगा। फिर यहाँ पहुँच करके क्या करेगा, हाफ साइकिल पूरा करेगा इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ आया, जैसे ही हाफ साइकिल पूरा किया, फिर ये पोलैरिटी चेंज हो गया, प्लस माइनस। तो हम यहाँ पे थे, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ तक एक्सीलरेटेड मोशन से आएगा, फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि चार्ज पार्टिकल्स डिस्क के बाहर ना आ जाए, एग्जिट पोर्ट्स डिफ्लेक्शन प्लेट से डिफ्लेक्ट होकर एग्जिट पोर्ट से बाहर ना आ जाए, तब तक क्या है, ये चार्ज पार्टिकल का एक्सेलेरेशन चलता रहेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कांस्टेंट स्पीड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और इस तरह से ये चार्ज पार्टिकल हाई स्पीड गेन कर लेगा। ये इसमें हमें अरेंजमेंट में दिखाना था, कैसे हमारा ये साइक्लोट्रॉन का अरेंजमेंट हाई स्पीड गेन कर रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस चार्ज पार्टिकल्स मूव्स इन स्पाइरल पाथ एंड गेन ए हाई स्पीड। तो कैसे क्या प्रोसेस इसमें, तो इनसाइड द डीज D1 एंड D2, वर्किंग में लिखने के लिए कैसे क्या है, यहीं शुरू कर लेंगे। इनसाइड द डीज D1 एंड D2, चार्ज पार्टिकल मूव्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ कांस्टेंट स्पीड। तो D1 D2, तो ये D1 का अरेंजमेंट यहाँ तक, ये D2 का अरेंजमेंट है। D1 D2 के अंदर चार्ज पार्टिकल्स क्या है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड द गैप बिटवीन द डीज D1 एंड D2, ये गैप कहा जाता है D1 D2 के बीच में। द चार्ज पार्टिकल मूव्स विथ वेरिएबल स्पीड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज पार्टिकल क्या है, वेरिएबल स्पीड से मूव करेगा, क्योंकि यहीं पे एक्सेलेरेशन इसका होता है, यहाँ पे तो खाली इसका सर्कुलर पाथ में मोशन होता है कांस्टेंट स्पीड से। तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव करेगा, प्रेजेंस मूव करेगा, और D1 D2 मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे कहें कि मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तो उसका इफेक्ट इलेक्ट्रिक के रिस्पेक्ट बहुत कम होता है, इसलिए बेसिकली किसका यूज रहेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक का। और इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड खाली रहेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या हुआ यहाँ पे, और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या हुआ। और द पोलैरिटी ऑफ डीज सेट इन सच ए वे दैट when charge particle complete half revolution then the polarity of these changes। तो यहाँ डीज का पोलैरिटी इस तरह अरेंज होता है कि जैसे हाफ साइकिल पूरा करे, ये इधर या इधर इनसाइड द डीज, ये पोलैरिटी क्या होता है, एक्सीलेटर चेंज कर देता है। हमें यहाँ अपना आप बदलना नहीं पड़ता, अपने आप बदलता रहेगा। तो उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, द चार्ज पार्टिकल व्हेन वी केप्ट ए चार्ज पार्टिकल एट द सेंटर पॉइंट, then due to presence of electric field it moves with variable speed and a potential difference act across it। तो यहाँ पर अब पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस समझे, तो क्या हुआ, यहाँ पे जैसे रखें, तो अगर मान लिया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से V अप्लाई हुआ, यहाँ पे रखने पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का अप्लाई हुआ, V, और इस चार्ज पार्टिकल का मान लिया सिंबल है Q, तो कितने का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, Q इंटू V। तो V पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज पार्टिकल मूव किया, तो कितना वर्क डन हुआ बाय एक्सीलरेटर, W इक्वल टू QV, एंड दिस वर्क डन इज यूज टू
accelerate the charge particle or to increase the speed of charge particle. And when it enter inside the D2, यहाँ से जाएगा D2 इंटर करेगा D2, then it moves in circular path due to presence of magnetic field. And this process will continue until the charge particles gain high speed and comes out of the exit port with the help of deflection plate. तो ये इतना प्रोसेस पूरा अरेंजमेंट है और इसको थ्योरेटिकली लिखना रहेगा। अब इसमें हम देखें कि चार्ज पार्टिकल कितना रेडियस गेन किया है, तो रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल आर इक्वल टू mv अपॉन qb। ये रेडियस लिख देंगे, कितना रेडियस फाइनली गेन किया स्पाइरल पाथ में जब मूव कर रहा तो। और इसका अगर हम इसे दिखा दें कि ये इस तरह से मोशन करते हुए घूम रहा है स्पाइरल पाथ में इनसाइड द D1 D2। तो काइनेटिक, तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्या होगा v इक्वल टू qb/r/m। देन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा हाफ mv²। तो हाफ v की वैल्यू यहाँ से रख दें /2m, ये हाफ mv²। तो v की वैल्यू स्क्वायर करना है तो ये इतना अपान m का स्क्वायर, तो एक इससे कट जाएगा, ये रिजल्ट आएगा। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ तक हमें करना है, तो ये साइक्लोट्रॉन पूरा हो जाएगा, जिसमें हमें लिखना था प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, और ये अरेंजमेंट कैसे यहाँ पे वर्क कर रहा है। थैंक यू।